नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पिछली वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की विज्ञान समझ रहे थे और हमने अध्याय 1 अध्याय 2 समझ लिया था। आज हम इसका अध्याय 3 ऊष्मा इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। इसमें देखिए दिया गया है, यहाँ लर्निंग आउटकम्स भी इसके दिए गए हैं, जो कि जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था वैसे ही इसमें है। अब आगे देखें तो इसमें कुछ पूर्व तैयारी दी रहती है, पाठ की पूर्व तैयारी, तो इसको ज़रूर हम एक बार पढ़ लें। और इसके बाद यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों को हमें उत्तर में के रूप में यहाँ लिखना है कि ऊपर दिए गए विश्लेषण की से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म और ठंडी क्यों लगती हैं। तो यह देखिए, वस्तुएं गर्म और ठंडी लगती हैं क्योंकि यह वस्तुएं ऊष्मा और ताप का परिवहन कर पाती हैं, इसलिए हमें ठंडी लगती हैं। और हम देखते हैं जो गर्म रहती हैं तो वो गर्म लगने लगती हैं। यहाँ से देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं इस अध्याय के। तो इसमें दिया गया है कि आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए, ठीक है ना, और फिर उसमें देखें कि ऊष्मा प्रवाह की जो दिशा है उसको सही कैसे दर्शाता है। तो देखिए पानी जो होता है, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर जो है बर्फ है जो रहते हैं, इस प्रकार से वो चलने लगता है। तो इसका जो है ऑप्शन जो है 2 वाला, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर चलना, ये इसमें सही होगा। अगला इसी का दिया गया है कि बताइए कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार इस प्रकार से होता है। यहाँ पे जानवर दिए गए हैं, कुत्ता है, भेड़ है, खरगोश है ना। इनका सामान्य ताप इस प्रकार से रहता है 102 अंश डिग्री या फ़ारेनहाइट है, 103 फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री या फ़ारेनहाइट में पढ़ा जाता है। शरीर का तापमान जो होता है, हमारे शरीर का तापमान इस प्रकार से रहता है। तो देखिए यहाँ उनका सामान्य है, ये हमारे शरीर का 99 दशमलव कुछ रहता है, 104.5, और यहाँ दिया गया है 107। खरगोश का ये इस प्रकार से वर्तमान जो तापमान है शरीर का, इस प्रकार से टेम्परेचर रहता है। तो इसमें यह बताइए कि थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का वर्तमान तापमान दिया गया है। बताइए इनमें से किसको बुखार है, किसको बुखार, जिसका तापमान अधिक होगा उसको बुखार होगा, ठीक है ना। भेड़ और जो खरगोश हैं इनका तापमान 104 और 107 अंश है, इनको क्या होगा, इनको बुखार होगा। तो यहाँ पे देखें सी में भेड़ और खरगोश दिए गए हैं, ठीक। चलिए इसका अगला है कि बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ़ का एक गोला खरीद लिया और उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ़ के गोले तेज़ी से पिघलने लगे हैं और बर्फ़ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझो को क्या करना चाहिए। तो देखिए जब कभी हम इस प्रकार से देखते हैं कि हमें बर्फ़ के गोले कहीं ले जाना है, तो बर्फ़ के गोले को क्या करते हैं, एक जूट के टुकड़े में लपेट करके रखना चाहिए, जिससे कि उसमें ज्यों का त्यों तापमान बना रहे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें दिया गया है, इसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें दिया है कि एक प्रयोग में छात्र बर्फ़ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरे बर्फ़ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा हुआ टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से सही कारण बताइए क्या है। भाई इसमें क्या होता है ऐसा। तो देखिए जो धातु रहती है, धातु और जो लकड़ी है, लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी कुचालक होती है। जो लकड़ी रहती है, ठीक है ना, वह धातु की अपेक्षा में बहुत अच्छी कुचालक होती है, अच्छी चालक होती है। तो इस प्रकार से हमें कहाँ रखना चाहिए, धातु लकड़ी की अपेक्षा, ये इसका ए वाला ऑप्शन इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे। धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, चालक नहीं चालक, ठीक है ना। चा में आ की बस लगाना, ला में नहीं लगाना है। चलिए यह थल समीर किसे कहते हैं, इसका अगला प्रश्न है थल समीर। थल समीर जो होते हैं वह समुद्र की ओर ले जाने वाली वायु को कहते हैं। समुद्र की ओर ले जाने वाली या वायु जो होती है समुद्र तल से जो आती है उसको हम कहते हैं थल समुद्र या थल समीर, ठीक है। तो समुद्र की ओर से आने वाली वायु, ये वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ देखें चौथे में दिया कि डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है। तो देखिए वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 अंश डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि यह जो है 35 से 42, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे भरना है। चलिए मनुष्य का समान ताप कितना होता है, 37 अंश सेंटीग्रेड, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भर देंगे। यहाँ देखें प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं विकर्ण, गर्म, कुचालक, ठंडी, समुद्र, समीर, इस प्रकार से भरना है। तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु की ओर मतलब ले जाता है। रबर, लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के दोनों कुचालक होते हैं, रबर भी और लकड़ी भी, कोई भी ऊष्मा हो, ठीक।
यहाँ देखें दिया गया कि दिन के समय स्थल यानी थल जल की अपेक्षा शीघ्र क्या होता है, गर्म होता है। समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं और सूर्य से हम तक ऊष्मा जो आती है आने वाले प्रक्रम को विकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। इसको विकिरण बोला जाता है। यहाँ से देखें लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को एक या दो लाइनों में या दो वाक्यों में लिखना होता है। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। जो पदार्थ है अपने शरीर से होकर ऊष्मा का आसानी से नहीं जाने देते हैं ऊष्मा रोधी कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है इत्यादि, ये ऊष्मा रोधी हैं। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें दिया कि आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए ऊष्मा की जो चालक होती हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। ऊष्मा की कुचालक लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कागज। ये हमें यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 4, चौथे में दिया कि यदि डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है। यदि हाँ तो बताइए क्यों, और नहीं तो बताइए कि ये क्यों इसका उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वह केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डिजाइन में किया जाता है और थर्मामीटर के पार की गुणवत्ता को जो है उसकी गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग किया जाता है, उसमें विशेष है गुण पाया जाता है। पारे के स्थान पर आजकल यदि हम डिजिटल थर्मामीटर का भी उपयोग करने लगे हैं, डिजिटल आने लगे हैं। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? तो देखिए डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है और बर्फ के टुकड़े का तापमान नहीं माप सकता है। क्यों? क्योंकि बर्फ का जो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है होता है और थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस में होती है, तो हम इससे जो है बर्फ नहीं माप सकते। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6 देखिए, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तब क्या होगा? सर्दियों में, ठंड के मौसम में यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान नहीं होगी, ऊष्मा नहीं मिल सकती, हमारा शरीर गर्म नहीं हो पाएगा, ठंडा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता है और जबकि पानी गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों? कागज का बना प्याला में यदि हम पानी भर देते हैं, ठीक है ना, तो कागज नहीं जलता, ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिकल करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कागज आग से संपर्क में आने पर तुरंत जल जाता है, परंतु जब कागज से बनी कप में जल डालकर गर्म किया जाता है तो कागज के प्याले को दी जाने वाली ऊष्मा जो चालन होता है वो चालन द्वारा जल में चली जाती है, जिस कारण से जल की ऊष्मा में कागज ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और कागज को क्या है, जला नहीं पाती है। ठीक है, ऊष्मा इस प्रकार से काम करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कागज में आग नहीं लगती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में प्रश्न 8 दिया गया है कि बूझो ने समान आकार के कपड़े जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफ़ेद और एक का रंग काला रंग, इनको धूप में सूखने के लिए एक ही स्थान पर रखा। बताइए कि कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों सूखेगा। देखिए काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, क्यों? क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र जैसे कि काला है अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं ये, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे सफ़ेद है ना, और भी रंग हो सकते हैं तो ये कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं और जो है उसमें परावर्तित कर देते हैं, ऊष्मा को परावर्तित करते जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9 है कि गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं? यदि हाँ तो बताइए क्यों, नहीं तो बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए हम लिखेंगे इसमें कि इसमें जो है गर्म जो दूध होता है उसका ताप मापने के लिए डॉक्टरी जो थर्मामीटर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। गर्म दूध का तापमान मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर 35 अंश से 35 अंश सेंटीग्रेड, तो 35 से 47 अंश सेंटीग्रेड के बीच का तापमान ही माप सकता है, जो कि शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है, जबकि गर्म दूध का तापमान है इससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टरी थर्मामीटर का जो पारा होता है उच्च तापमान पाने से फट सकता है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ देखें प्रश्न 10 ने बूझो ने देखा कि उसके घर में
पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा जो लकड़ी है, लकड़ी का हत्था निकल गया तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ होगा। भाई क्यों, बताइए। देखिए, बर्तन की जो ज्वाला है, जैसे उस पर हम रखते हैं तो वह तप्त गर्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली चली जाती है, क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो आगे बहना शुरू हो जाती है, अर्थात स्थानांतरित हो जाती है। क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होने के कारण जो हैंडल रहता है वो गर्म नहीं हो पाता, तो हमें गर्म नहीं लगता है। पर इसके निकल जाने पर बर्तन क्या होता है, पकड़ने पर गर्म लगने लगता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया, इन दोनों में अंतर बताइए। तो यहाँ देखिए, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों की टक्कर के कारण जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। जैसे लोहा, जबकि अधिक गर्म जो पिंड हैं, पिंड से अधिक ठंडे पिंड ऊष्मा के परागमन को ऊष्मा का संवहन कहा जाता है। चलिए आगे अगला जो प्रश्न दिया गया है, इसमें यहाँ से देखें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इनको यहाँ पे लिखेंगे कि अधिक गर्मियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों, कारण बताइए। तो देखिए, सर्दियों में और जब अधिक सर्दी पड़ती है तो सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। यदि हम एक ही उसका उपयोग करेंगे तो उसमें ठंड लगेगी इसकी अपेक्षा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखें, बादिया की क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो। तो देखिए, भवन की बाहरी दीवारों को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव होगा। इसकी ओर एक विधि भी है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए तो ये आजकल उपलब्ध है और आजकल ऐसा होने भी लगा है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया था। इसमें है कि बूझो को कक्षा 10 के बच्चों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग के द्वारा मापने के लिए कहा गया है। तो बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझो को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, जब भी हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करें तो थर्मामीटर के उपयोग से पहले और बाद में उनको क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए और उपयोग से पहले का ताप 35 अंश से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को बढ़ते समय पारी का तल दृष्टि जो होती है रेखा की सीध में होना चाहिए, तब उसका हम सही मापन कर सकते हैं। थर्मामीटर के उपयोग के समय बल्ब नहीं वो पड़ना चाहिए, क्योंकि बल्ब जो रहते हैं उनसे लाइट से इनकी चमक के कारण नहीं दिखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रहता है ना बल्ब, थर्मामीटर का बल्ब रहता है नीचे जिसमें पारा भरा रहता है ना, उसको बल्ब बोला जाता है। और वह हमें नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हम यदि उसको पकड़ लेते हैं तो हमारे हाथ गर्म होने से हमारे शरीर का तापमान सही नहीं मापा जा सकेगा। चलिए आगे देखें, इसमें दिया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर इस प्रकार से होता है, आप यहाँ चित्र बना लें। ये है डॉक्टरी थर्मामीटर, ये आप इसका चित्र इस प्रकार से लाइनें खींच करके भी बना सकते हैं। और देखें यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पारा भरा रहता है, ये होता है इसका बल्ब। चलिए आगे हमें क्या करना है, इसमें इसका वर्णन भी करना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा रहता है, ये हमें उसको बता देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक इसी का 14वां दिया गया है। इसमें है कि समुद्र समीर तथा थल समीर को बताइए। समुद्र समीर, समुद्र क्षेत्रों में दिन के समय तल से जल की ओर चलने वाली पवनों को समुद्र समीर कहते हैं। और थल समीर, समुद्र क्षेत्र में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को हम थल समीर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन इसमें 15वां दिया गया है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है और प्रयोगशाला थर्मामीटर, इनमें क्या अंतर रहता है। तो देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर जो रहते हैं इनमें मानव के शरीर का तापमान मापा जाता है और इसका ताप जो रहता है उसकी जो परास रहती है 35 अंश से 42 अंश सेंटीग्रेड होती है। इसमें पतली नली में विभंग पाया जाता है। और यहाँ देखें, प्रयोगशाला थर्मामीटर में किसी भी वस्तु का ताप मापा जा सकता है। इसका तापमान 10 से 110 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। इससे हमें पतली नली में विभंग नहीं पाया
जाता है। अब देखिए, तो ये प्रयोगशाला थर्मामीटर इस प्रकार से हमें अपने इसमें बता देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। एक प्रोजेक्ट कार्य हमें ज़रूर अपने इसमें कंप्लीट करते चलना है। देखिए यहाँ पे दिया है कि अंकी यानी डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान माप करके नोट करिएगा। तो यहाँ अपने मित्रों के नाम लिख लें, जैसे मैंने लिख दिए कि सूरज, शिमांगी, सोनाल, मुस्कान, राजू और शिवम, संस्कार, साहिल इत्यादि, और इनके तापमान इस प्रकार से माप करके लिखिए कि किसका तापमान कितना है। किसी का 37 कुछ होगा, 37 इस प्रकार से 36 कम भी हो सकता है। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से तापमान लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट कार्य। हमें ओरिजिनल थर्मामीटर से तापमान को माप करके ही लिखना है। अगला देखिए प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 में दिया गया है कि किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। तो डॉक्टर को जो है किसी रोगी का तापमान मापते हुए देखिए और उनसे जानने का प्रयास करिए कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं। देखिए, तो ये क्यों डुबोते हैं आपने देखा होगा, उनसे पूछिए तो वो बताएंगे कि संक्रमण से बचाने के लिए, सही माप में त्रुटि कम करने के लिए, और प्रारंभिक तापमान स्थिर करना, यानी उसका तापमान स्थिर हो जाता है और सटीक परिणाम आने लगते हैं। चलिए इसमें अगला प्रश्न पूछा गया कि तापमान इनको जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो जो तापमान है उसको जीभ पर उनका असर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है। क्या जीभ पर क्या होता है, यहाँ चा बना गया है, धा लिख लीजिए, क्या लिखना है यहाँ पे, सीधा असर जीभ पर पड़ता है, इसलिए उसके नीचे तापमापी को रखा जाता है। ठीक, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। हाँ, शरीर के कंधे के नीचे भी, यानी जो हमारे कंधे का नीचे वाला अंग होता है ना, खोखला, यहाँ पे हम उसको रख करके माप सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है और यहाँ देखिए इसमें घा वाला दिया गया है कि शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग है। अलग अलग देखिए, अलग अलग माप करके देखिए शरीर के, तो शरीर के विभिन्न भागों का ताप भिन्न भिन्न अलग अलग भी होता है। यदि हम उसको जैसे मुँह के अंदर रखें या अपने कंधे के नीचे रखें, तो इस प्रकार से, क्योंकि हमारा मुँह अधिक गर्म होता है ना, और बाहर वाला अंग थोड़ा बाहर की हवा के कारण ठंडा भी हो जाता है, तो तापमान क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये दिया गए थे हमें प्रोजेक्ट कार्य 1 और प्रोजेक्ट कार्य 2 इन प्रश्नों के साथ में। तो हमने ये अच्छे से समझ लिया, अपनी एडग्रेड बुक में ज़रूर इनको लिख लें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि आप इसी प्रकार से आगे समझना चाहते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, अगले जो अध्याय हैं वो अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।